नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज आप लोगों के बीच में फेसबुक लाइव आने का बहुत महीनों बाद आज मौका मिला है। आज कल का दिन जो था बहुत ही कलंकित दिन था। हमारे देश में 22 सीआरपीएफ के जवान जो बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पे जो शहीद हुए हैं, उनको मैं आज विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है कि अपने ही देशवासी के जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये नक्सलवाद, ये माओवाद कब खत्म होगा? इनका डिमांड क्या है, इनकी मांग क्या है, अभी तक किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि खुलकर कभी ये कुछ कहते नहीं हैं। लड़ाई लड़ते हैं, देश के हमारे संविधान को नहीं मानते हैं। जो हमारा संवैधानिक ढांचा है भारत का, उसके जो विरोधी हैं। और अन्य कंट्री, चाइना, पाकिस्तान, ये सब कंट्रियों से मिलकर के ये हमारे देश में आंतरिक गृहयुद्ध लड़ रहे हैं हमारे सेना से। इनको नहीं पता कि ये किसको मार रहे हैं। जिसको मार रहे हैं उन्हीं का भाई, उन्हीं का बेटा, उन्हीं का अपना सहोदर, अपना सगा संबंधी लोग हैं। ये देश हम लोगों को अन्न देता है, पानी देता है, सुरक्षा देता है, सब कुछ देता है। फिर भी देश में रह करके जो हमारे देश के सुरक्षा के प्रहरी हैं, उन प्रहरियों का इतनी निर्दयता पूर्वक हत्या कर देना ये निहायत ही दंडनीय अपराध है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। मैं 22 जवानों के शहादत और बलिदान पे मैं उनको नमन करता हूं। धन्य हो जवान जो अपने घर परिवार, अपने बाल बच्चों को छोड़कर देश की सीमाओं पर, जंगलों में, जो हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश के संवैधानिक ढांचा को नहीं मानते, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे लड़ाई लड़ते हैं, उसमें शहादत और बलिदान अपना दे देते हैं। मैं उनको नमन करता हूं और उन पर शोक व्यक्त करता हूं। साथ में भारत सरकार और अपने गृह मंत्री से मांग करते हैं, मैं मांग करता हूं कि उनके सबके परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और नक्सलियों के ऊपर नकेल लगाने के लिए कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आई है, तब से वहां नक्सलवाद का बढ़ावा हुआ है, जिस पे सरकार रोक लगावे और भारत सरकार वहां के राज्य सरकार पर कठिन कार्रवाई करने का आदेश दे। दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया है। अभी बिहार के मधुबनी जिले में मोहम्मदपुर गांव में जो निर्दयता पूर्वक 5 लोगों की हत्या कर दी गई। एक ही परिवार की 5 लोगों की हत्या कर दी गई। 3 सहोदर भाई और 2 चचेरात भाई की हत्या की गई। कितना कष्ट का बात है। इस दुख की घड़ी में मैं उस परिवार के साथ हूं। जो मोहम्मदपुर की घटना हुई है, जो बच्चे अभी खेलने खाने का उम्र है, वो बच्चे अपने पिता की अर्थी को दे करके, अर्थी को कांधा दे करके और अपने उसके विपत्ति के बोझ में आज ही दब गए हैं। अगर वहां की पुलिस प्रशासन एक्टिव होती तो आज ये दुर्घटना नहीं होता। अगर वहां की पुलिस प्रशासन, जिसके घर में कैजुअलिटी हुई है, उनके आह्वान पे अगर समय पूर्वक आ गई होती
तो आज 5 बेकसूरों का जान नहीं जाता। ये जो 5 बेकसूर मरे हैं, उसमें से एक तो हमारे बीएसएफ का रिटायर्ड फौजी था। क्या गलती थी इन 5 परिवारों की, इस परिवार के 5 लोगों की। मछली के विवाद में एक शराबी को शराब बेचना और पीकर हुड़दंग करना, तालाब से जबरदस्ती मछली मारने से रोकना, क्या यह अपराध है? अपने संपत्ति को बचाना क्या अपराध है? क्या गलत कार्य का विरोध करना अपराध है? यही अपराध उन 5 व्यक्तियों में से किसी एक से हुआ। यही कारण इस नरसंहार का कारण बना। छोटे छोटे बच्चों को कौन देखभाल करेगा? बिहार के मुखिया को संवेदन होना पड़ेगा। और बिहार के मुखिया से मैं आग्रह करता हूं कि उस गांव में एक बार दौड़ा करें और दौड़ा करके उस गांव की आपदा और विपदा को अपने आंखों से देखें, उस परिवार के, और उस परिवार के प्रत्येक बेवा को 50 लाख रुपया और कम से कम एक सरकारी नौकरी देने का कष्ट करें। ये मेरा मांग हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी से है। संवेदन बनना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री जी पहली बार 2005 में के नवंबर में जब सत्ता अपने हाथों में लिया था, उस समय की जो सरकार उन्होंने चलाई, जिसका गुणगान पूरा देश नहीं पूरा विश्व करता है, जो 5 वर्ष की सरकार थी, जिसमें अपराधियों में भय था, अपराधियों में दहशत था, डर का माहौल था, लेकिन वो भय, वो डर अपराधियों से अब खत्म हो गया है। आए दिन हत्या बिहार में, आए दिन बलात्कार हो रहा है। हो भी क्यों ना, जब प्रशासन को इतनी छूट मिल जाएगी, जो बिहार में हमारे विधानसभा में घुस करके हमारे माननीय सदस्यों को लात जूतों से पीटता है प्रशासन, ऐसे पुलिस प्रशासन को इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए। जब विधायक पीटता है, जब सांसद पीटता हो, तो देश का संवैधानिक ढांचा बच कहां गया? जो हमारा संविधान का मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के विधायकों के साथ के ऊपर जो अत्याचार हुआ, वो बिहार के गरिमा को गिराने का काम हुआ उस दिन, तो इससे मनोबल बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। प्रशासन अगर समय पूर्वक मधुबनी नरसंहार में समय पूर्वक अगर प्रशासन आंख खोल देती, तो आज ये दशा और ये दिशा नहीं होता। आज जो गमनीन परिवार, छोटे छोटे अनाथ बच्चे, खेलने खाने का उम्र, आज अपने पिता को मुखाग्नि दे करके आज इस तरह इस दशा में नहीं होते। आंसू आता है मुझे। बिहार के मुखिया पर भी अब आंसू आ रहा है कि बिहार के मुखिया अब आंख खोलें और देखें, जो ऐसे लोग घृणित कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर बिहार के मुखिया को ध्यान देना होगा और कठिन से कठिन कार्रवाई करनी होगी। हालांकि बिहार के मुखिया एक्टिव भी हैं, उसमें से लगभग दर्जन भर नरसंहार के अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होनी भी आवश्यक है। और जितने भी अभियुक्त हैं, जिन्होंने यह घृणित कार्य किया है, जघन्य अपराध किया है, उन सबों को मैं अपनी तरफ से, मैं राजन तिवारी अपनी तरफ से फांसी की मांग करता हूं। कोई कहीं कोई सेना बना लेता है, उससे घटना को अंजाम देता है, आपसी जमात को लड़ाने का आपसी जमात को लड़ाने का काम करता है, तो ऐसे अपराधी, ऐसे तत्व के लोग किसी जाति और किसी मजहब के नहीं होते। अपराधियों का कोई जात नहीं होता। ये अपराधी नहीं थे, ये नरभक्षी थे। जो ये घटना का अंजाम दिया, जो ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम देता है, इसको नरभक्षी कहते हैं। और नरभक्षी को समाज में रहने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। मैं इस घटना की घोर भर्त्सना करता हूं और उस परिवार को न्याय मिले, मैं यही मुख्यमंत्री जी से विश्वास भी रखता हूं और आशा भी रखता हूं। आज 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है हमारे देश में। लगभग राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में।
असम में हमारी सरकार थी और फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे। मैं बंगाल के चुनाव में लगभग 7-8 दिनों तक घूमा, कई जगह जाने का मौका मिला। बंगाल का जो मूड है वो बदलाव का है और बंगाल में इस बार ममता दीदी की विदाई तय है। वहां भाजपा की सरकार और परचम लहराने वाला है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है नया हिंदुस्तान बनाने का, जिस पे वो अग्रसर भी हैं। अभी हमारे वायुसेना में नया आईडी राफेल विमान जो प्राप्त हुआ है, यह देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत मजबूती कदम है और देश हमारा सुरक्षा की तरफ एक कदम और आगे अग्रसर हुआ है। मैं तमाम देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आपसी भाईचारे को कम से कम अब बनाए रखें। बाहरी घुसपैठियों से हमको लड़ना है और ये बाहरी घुसपैठियों से तभी हम लड़ पाएंगे जब हमारी आंतरिक व्यवस्था सही होगी और हमारी एकता एकजुटता होगी। और आंतरिक व्यवस्था सही तब होगी जब हम पूरे देशवासी एक साथ, एक मुश्त, एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़े होंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने देश में कठिन से कठिन निर्णय लेने में पीछे कभी नहीं हटे। उनका एक ही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास। ना कोई जाति देखते हैं, ना कोई मजहब देखते हैं। कोरोना काल में उन्होंने जब राशन वितरण किया था तो कोई जाति पाति नहीं देखी थी, सब जातियों के घर राशन पहुंचा था। चाहे कोई भी बात हो, जितना एक एक नागरिक उनके लिए बहुमूल्य है। वो सब नागरिक को एक समान देखते हैं और सब नागरिकों को जो केंद्र से सामान आता है वो सबको एक समान वितरित होता है। मैं आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह के नेतृत्व में, हमारे संगठन मंत्री श्री सुनील बंसल जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। दोस्तों, इस समय पुनः हम दोबारा कोविड-19 का दूसरा पार्ट जो आया है बहुत खतरनाक, इससे गुजर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग रोज बीमार पड़ रहे हैं। इस कोरोना काल में बचना है। सैकड़ों की तादाद में लोग डेली मर रहे हैं। इसको आप देखते हुए कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगावें, साबुन से हाथ धोने का काम करें और जो भारत सरकार ने वैक्सीन बनाई है उसको आप लोग सब, जिसका जब नंबर आवे रजिस्ट्रेशन का, जिसका जब भी अपना नंबर आवे जाकर के टीका अवश्य लें। हम लोगों ने टीका लिया है। फर्स्ट डोज हम लोग ले चुके हैं। दूसरी डोज जब हम लोग की आएगी, उस नंबर आएगा 28 दिन में, तो हम लोग फिर लेंगे। इसलिए इस महामारी और बीमारी से बचने के लिए आप लोग पूरी प्रबंध जो हमारी सरकार ने की है उसका अनुपालन करें, ताकि आपकी जिंदगी सेफ हो, आप अपने परिवार के बीच हंसी खुशी अपना जीवन गुजार सकें। मोदी जी के नेतृत्व को मानते हुए जिस तरह देश हमारा अग्रसर हो रहा है, उसी तरह इस बीमारी से लड़कर हम जीतेंगे और 2022 में जो 2021 चल रहा है, 2021 में इस कोरोना महामारी को अपने देश से भगाएंगे और लड़ करके 2021 में भगा करके और 2022 से हम लोग नया जीवन फिर से देशवासी नया तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बीमारी को फुर्र उड़ा देना है और अपना जीवन यापन सही तरीके से करना है। 2021 में इस बीमारी का खात्मा भारत से होना तय है, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन निकाली है, यह पूर्ण विश्वास है इस बीमारी से लड़ने में सक्षम है।
इसलिए आप लोग सब लोग सुई जरूर लें। दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। समय के अनुसार इंसान को चलना चाहिए और जाति मजहब की लड़ाई नहीं। इस समय सब जाति को एक समान गले लगा करके हम लोगों को देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश में एकता और अखंडता के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए, नवनिर्माण के लिए और अपने देश के प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने के लिए सबको एकता बनानी होगी। एकता एकाग्रता के साथ बनाएंगे तभी एक नए राष्ट्र का हम निर्माण कर पाएंगे। आज जिस तरह राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम राज्य स्थापित करने का जो सपना हम लोगों के पूर्वजों ने देखा, वह सपना साकार होते दिख रहा है। अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बहुत दिन हो गया था आप लोगों के बीच में आने का मौका नहीं मिल पा रहा था, किसी कारणवश आने का मौका मिला। बहुत दिनों बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। जितने लाइव मेरे साथी जुड़े उन सबों को मैं प्यार देता हूं और बड़े लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। लाइव में जुड़े सब साथियों का तो नाम एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन मैं जितने साथी हमसे जुड़े हैं, जितने छोटे बड़े, सब लोगों को मैं शुभकामना देता हूं। आप लोग इसी तरह हमसे जुड़े रहें और मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखता रहूं बेबाक होकर के, क्योंकि डर भय नाम का कोई चीज मेरे अंदर है नहीं। मैं किसी से डरता नहीं। मैं जो कहता हूं सत्य कहता हूं। सरकार आएगी जाएगी, लेकिन इंसानियत बचना चाहिए। हम लोग इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ते हैं और विकसित भारत के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री को हाथों को मजबूत करने का जो सपना हम लोगों ने देखा है उसको लेकर चल रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने जो देश को विकसित देश बनाने का, राष्ट्र बनाने का सपना देखा है, उस पर हम लोग अग्रसर हैं। इसलिए सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों से फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद। प्रणाम।